हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। होप करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर के बारे में। ये पेपर जो है मॉडल पेपर के रूप में है और ये मॉडल पेपर खुद अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे यूपी बोर्ड ने जारी किया है। इस मॉडल पेपर को समझने से क्या हमें पता चलेगा, क्या यही यूपी बोर्ड में आ जाएगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पेपर आए, लेकिन हो सकता है कि इसमें के कुछ क्वेश्चन मैच कर जाए। और हमें ये क्वेश्चन पेपर इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि किस पैटर्न पे आपका हिंदी का पेपर बनने वाला है। तो ऐसे करके सारा पैटर्न अगर आप समझ लेते हैं तो उस तरीके से आप तैयारी भी करेंगे, क्योंकि कम समय है और कम समय में पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिएगा, इससे आपको पता चलेगा कि कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो आपको समय मिलेगा, बोर्ड एग्जाम में भी समय यही रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, और जो हिंदी का पूर्णांक होता है 100 नंबर का होता है। ठीक है, बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री तो 70 नंबर का होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल में मिलता है, लेकिन हिंदी जो होता है पूरा पूरा 100 नंबर का होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लास 10th नहीं है, ये 12th है। ठीक ना। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं। बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको भी पता होंगे कि 2 खंडों में पेपर आपका विभाजित होगा, एक में बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे और फिर से हमारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी रहेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले खंड अ क की बात करते हैं। तो खंड क में हमारे पास बहुविकल्पी प्रश्न है, और बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं? कुछ काव्य साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं और कुछ गद्य साहित्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है ना, यहीं से शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, बहुविकल्पी है और ये गद्य के साहित्य से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, इतिहास की बातें होती हैं, पहले की बातें होती हैं, रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, युग के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां से समझिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग पूर्व के लेखक नहीं है। भारतेंदु युग पूर्व के लेखक कौन नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीधर पाठक। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया गया है, ये सभी लोग जो है युग पूर्व के लेखक हैं, लेकिन श्रीधर पाठक जो है युग पूर्व के लेखक नहीं है। किस युग पूर्व के? भारतेंदु युग पूर्व के। ठीक है, तो यहां से 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर के लिए सारा एमसीक्यू रहता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? ठीक है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? ये क्वेश्चन कई बार लगातार पूछा जा चुका है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है और कई बार हमारे मॉडल पेपर में भी आ चुका है। तो परीक्षा गुरु जो होता है ना, ये पहला मौलिक उपन्यास है हमारा। ठीक है, परीक्षा गुरु जो है ये हमारा हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके समकालीन नाटककार कौन है? तो आप सभी को याद रखना है, गोविंद बल्लभ पंत जी हैं। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास घ नंबर है, आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय कौन है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तीसरे ऑप्शन में विराजमान है, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी में है, 5वां क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का लास्टवां क्वेश्चन है। देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने संपादन किया है। आप सभी को याद होगा, आनंद कदम्बिनी पत्रिका का संपादन किसने किया था? बद्री नारायण चौधरी जी ने, प्रेमघन के नाम से जाना जाता है, ये किए थे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो नए नए हैं। ठीक है, तो इनको भी याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, अगले हम बात करें दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न में कौन नंबर की बात करते हैं? प्रयोगवाद की विशेषता है। प्रयोगवाद की विशेषता हमारे पास क्या है? तो प्रयोगवाद की विशेषता है नवीनता के प्रति आग्रह। ठीक है, क्या है? नवीनता के प्रति आग्रह। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर ख। ठीक है, यहीं पे लिखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर ख है, किस युग में जागरण सुधार काल कहा जाता है? यानी किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो आप सभी के पास ऑप्शंस हैं और यहाँ पे ऑप्शन में द्विवेदी युग सही हो जाएगा, क्योंकि द्विवेदी युग को जो है जागरण युग का काल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ग नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, नेमीचंद जो है, नेमीचंद जैन जो है, ये प्रगतिवादी कवि नहीं है। बाकी ये सभी लोग प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन, त्रिलोचना, केदारनाथ अग्रवाल, ये सभी क्या है? ये हमारे प्रगतिवादी कवि हैं। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो घ नंबर में क्वेश्चन है हमारे पास, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त जी जो थे, ये किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के कवि थे। ठीक है, किस युग के कवि थे? द्विवेदी युग के कवि थे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन अंग नंबर यानी कि अंतिम हमारा बहुविकल्पी प्रश्न है, महाप्राण के नाम से कौन सा कवि विख्यात है? महाप्राण किस कवि को कहा जाता है? यानी कि महाप्राण कौन से कवि का नाम है? तो आप सभी को याद रखना है, सूर्यकांत त्रिपाठी जी का नाम है, जिनको निराला भी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा सही। ठीक है, होप करता हूं आप सभी को ये एमसीक्यू क्वेश्चन याद हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरीके से प्रश्न भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, इसी पैटर्न पे बिल्कुल पूछा जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबरा
घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज मैं इसमें एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि कहाँ कहाँ आपको कैसे तैयार करना है। उसके बाद से जो तीसरा नंबर आपके बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, तीसरे प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आप सभी को ये प्रश्न जो है 10 नंबर में पूछा जाएगा। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है और ये 10 नंबर का रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि टोटल 10 नंबर का बन रहा है। अगर एक गलती भी हम करते हैं या फिर इसमें गलती हो जाती है हमसे या फिर हम इसे छोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा 10 नंबर हमारा कम हो जाएगा। तो जितने भी ज्यादा नंबर वाले क्वेश्चन हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से तैयार भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा हमारा क्या है, गद्यांश है, ठीक है। ऊपर दिखाई दे रहा है जिसको मैंने बॉक्स में भर दिया। ये क्या है, गद्यांश है। और इस गद्यांश पे आधारित ना यहाँ पे नीचे 4 प्रश्न दिए गए हैं, सॉरी 5 प्रश्न दिए गए हैं। देख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 प्रश्न दिए गए हैं। 2 प्रश्न तो हमेशा ही कॉमन होते हैं, जैसे कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ये हमेशा कॉमन होता है। ये प्रश्न बिल्कुल ही कंफर्म है कि आएगा। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो भी यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है ना, इसकी हमें व्याख्या भी करनी है, ठीक है। तो ध्यान से दीजिएगा कि ये 2 प्रश्न कॉमन होते हैं, हमेशा आएंगे, ठीक है। बाकी ये 3 प्रश्न कभी कभी बदल जाते हैं। किसके हिसाब से बदलेंगे, इस गद्यांश के हिसाब से बदल जाएंगे। जैसा गद्यांश होगा वैसे वैसे प्रश्न मिल जाएंगे और उसी गद्यांश को पढ़ करके हमें प्रश्न के उत्तर देने होंगे। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसमें अब एक ये नहीं है कि एक ही गद्यांश दिया जाएगा उसके ही 5 प्रश्न करने होंगे। इसमें 2 गद्यांश दिया जाएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक करना होगा, इसीलिए बीच में अथवा लिख देता है। चाहे आप ऊपर वाला गद्यांश कर लीजिए या फिर नीचे ये जो गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। तो इस गद्यांश में भी आपके 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें 2 प्रश्न तो मैंने बताया पहले ही कि कॉमन रहेंगे, गद्यांश का संदर्भ लिखना और व्याख्या लिखना, ठीक है। ये हमेशा ही क्या होंगे, कॉमन होंगे, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन में आपको मैंने बताया कि गद्यांश से प्रश्न पूछा जाएगा, 2 गद्यांश दिया जाएगा, किसी एक गद्यांश के सभी प्रश्नों का उत्तर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद चौथे प्रश्न में आपका आ जाता है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम पद्यांश में आते हैं। तो पद्यांश, ये भी प्रश्न जो है 10 नंबर का है। तो दोनों प्रश्न बहुत अनिवार्य है, गद्यांश और पद्यांश। इसमें भी 2 पद्यांश दिए जाएंगे और इस पर भी आधारित 5 प्रश्न दिए जाएंगे और इन्हीं 5 प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पद्यांश है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बॉक्स में भर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा पद्यांश है, ठीक है। और इस पद्यांश पर आधारित नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं और इन 5 प्रश्नों में भी 2 प्रश्न कॉमन रहेंगे, जिस प्रकार से गद्यांश में रह रहे थे, ठीक है। जैसे कि संदर्भ लिखना और व्याख्या लिखना, ये 2 चीजें कॉमन रहेगी। और पद्यांश में भी अंडरलाइन होगा और रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी होगी, यानी रेखा किया गया नीचे अंडरलाइन, ठीक है, और उसकी ही हमें व्याख्या करनी है। और ये 3 प्रश्न गद्यांश यानी पद्यांश के हिसाब से बदलते रहते हैं, दोनों के हिसाब से बदलते रहते हैं, ठीक है। और इसमें भी अथवा करके एक और दिया जाएगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को ही आपको करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर दोनों आप कर भी देते हैं तो आपको नंबर उतना ही मिलेगा जितना नंबर का है, ठीक है। तो एक ही कीजिएगा, उतना में ही आपका पूरा नंबर मिल जाएगा। दूसरा गद्यांश भी यहाँ पे पद्यांश दिया गया है और इस पर भी आधारित 5 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 प्रश्नों में आपने देखा कि 2 प्रश्न कॉमन है, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा कि 2 प्रश्न तो आपको कॉमन मिलेंगे। तो गद्यांश को उस हिसाब से तैयार कीजिएगा कि आपको हर चैप्टर के लेखक का नाम पता हो, क्योंकि संदर्भ में वही लिखना होता है, और हर चैप्टर का नाम पता हो, ठीक है। तो ये तो कॉमन प्रश्न है, आपको याद रखना है। आगे बात करें तो अगला हमारा प्रश्न है 5वें नंबर में। 5वें नंबर में क्या पूछा जाएगा, तो 5वें नंबर में बहुत आसान है, हिंदी का पेपर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं दोस्तों। थोड़ी सी तैयारी करनी है, थोड़ी सी रणनीति बनानी है, 10 या 12 दिन में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। अगर आप आज भी वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख करके जितनी भी चीजें इसमें दी गई हैं उन सभी चीजों को जो है रट लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। पासिंग मार्क्स से अच्छा नंबर लाएंगे आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है। अब देखिए 5वें प्रश्न में क और ख 2 प्रश्न दिए जाएंगे। तो क नंबर में प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, ठीक है। और इसकी शब्द सीमा जो होनी चाहिए 80 होनी चाहिए, यानी 80 शब्दों में आपको लिखना है। लगभग का मतलब है कि 80 से थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है और थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस टू दी पॉइंट बातें लिखी होनी चाहिए उस लेखक के बारे में। तो 3 लेखक का नाम देगा, जरूरी नहीं है कि आपको एक लेखक का नाम देगा उसी का जीवन परिचय लिखना होगा, नहीं, 3 लेखक का नाम देगा, तीनों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी रचनाओं को लिखना है, ठीक है। तीनों में से किसी एक का, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसके लिए मिलेंगे आपको 5 नंबर, ठीक है। कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर। तो 5 नंबर वाले प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 नंबर सीधा खत्म हुआ तो इसका मतलब कि एग्जामिनर पे इंपैक्ट पड़ेगा और कम नंबर दे सकता है, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना ही होगा, ठीक है। आगे बात करें तो इसी में ख नंबर, 5वें के ख नंबर में ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए या फिर उन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। इनकी भी शब्द सीमा 80 होनी चाहिए, यानी लगभग 80 शब्दों में लिखा होना चाहिए। और ये भी 5 नंबर के पूछे जाएंगे। एक बात और कि इसमें भी 3 कवियों के नाम दिए जाएंगे, तीनों में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख कृतियों का प्रकाश डालना है, यानी कृतियों को लिखना है, ठीक है। बात समझ में आ गई, होप करता हूं आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको जरूर लिखना होगा और किसी एक कवि का भी लिखना होगा। तो बात यहाँ पे है कि आप इनमें दिए गए जितने भी लेखक और कवि हैं, यानी 6
3 लेखक का नाम दिया गया इसमें और 3 कवि का। ये अगर आप तैयार कर लेते हैं, अगर कुछ भी नहीं किए हैं तो जरूर कोई ना कोई मैच कर जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और पक्का आप लोग उसको लिख पाएंगे और 5 से 5 10 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, जो कि मैंने यूट्यूब पे पढ़ा भी दिया है। अधिकतर चीजें यूट्यूब पे मिल जाएंगी इस चैनल पे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास है, पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। पंचलाइट कहानी का कथा वस्तु अपने शब्द में, यानी पंचलाइट से आपने क्या सीखा है, क्या समझा है उस कहानी में, उसका सारांश लिख दीजिए। ठीक है, 80 शब्दों में होना चाहिए और ये 5 नंबर का होगा, बहुत छोटा सा है। और अगर आप ये नहीं कर पाते हैं ना, ये प्रश्न नहीं आता है मान लीजिए, तो नीचे अथवा करके इसी में प्रश्न दिया रहेगा। कहानी में आप लोग पता ही होगा कि लाठी बहादुर, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा, ऐसी कहानियां हैं हमारे क्लास 12th में। तो कहानियों में से अगर वो नहीं आता है, जैसे कि पहला मैंने बताया, तो आप ये लिख सकते हैं कि लाठी अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा दीजिए, इनका सारांश लिखिए। यानी लाठी का सारांश या फिर बहादुर कहानी का सारांश आप लिख सकते हैं, किसी एक का, लाठी या फिर बहादुर। ठीक है, अगर ऊपर वाला पंचलाइट नहीं याद है तो, लेकिन आपको सारी ही कहानियों को अच्छे से पढ़ लेना है। कोई भी आ जाए तो अच्छे से कर सकते हैं, और छोटी छोटी कहानियां हैं, आपको अच्छे से याद भी हो सकती हैं, और अच्छी अच्छी कहानियां हैं, इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। ठीक है, आगे बात करें तो 7वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा जाएगा। 7वां नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देने की जरूरत है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं कि उनको ये पता नहीं होता कि किस खंड काव्य को आपको लिखना है। इस 7वें नंबर प्रश्न में इसमें दिया गया है कि स्वपठित खंड काव्य, यानी कि जो आपने पढ़ा है, स्वयं जो आपने खंड काव्य को पढ़ा है, उसके आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट सारे प्रश्न ही लिखने लग जाते हैं। तो मैं बता दूं कि आप सभी को जो खंड काव्य होता है ना, ये जिला के अनुसार होता है। यानी कि आप इस जिले में, इस जिले में, इस जिले में आते हैं तो आपको ये खंड काव्य पढ़ना पड़ेगा। इस जिले में आते हैं तो आपको ये खंड काव्य पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके की बात इसमें चलती है। तो आप सभी को अगर नहीं पता कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, तो आप सभी लोग अपने जिले का नाम बता देंगे, तो मैं कमेंट में रिप्लाई में दे दूंगा आपको कि आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना चाहिए, कौन सा खंड काव्य आपके जिले में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप 7वें प्रश्न में, तो 7वें प्रश्न में खंड काव्य बहुत सारा दिया गया है। अगर आप मान लीजिए देवरिया जिला के हैं, तो देवरिया जिला के हैं तो आपको ढूंढना है इसमें रश्मि रथी। तो देखिए इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन में है रश्मि रथी। ठीक है, तो रश्मि रथी में, और हर प्रश्न में अथवा अथवा करके देगा, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना होगा। रश्मि रथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र वर्ण चित्रण कीजिए। ठीक है, ये आ सकता है, या फिर रश्मि रथी खंड काव्य की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखना है, ये लिख दीजिए। ठीक है, इसकी भी शब्द सीमा जो होती है 80 होती है, और ये 5 नंबर के पूछे जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो खंड काव्य अपने जिला के अनुसार ही लिखिएगा। कोई इधर उधर का खंड काव्य आप पढ़ लेते हैं और लिख देते हैं तो उससे आपको नंबर नहीं मिलेगा। दूसरे खंड की अब बात करते हैं। अब खंड ख की बात होगी। खंड क खत्म हो गया। खंड ख में अनिवार्य संस्कृत आ जाता है थोड़ा सा, और उसके बाद व्याकरण भी इसी में आ जाते हैं। अब बात करेंगे 8वें प्रश्न की। 8वें नंबर प्रश्न में क्या मिलने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में? आपको मिलेगा संस्कृत गद्यांश पर संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखने के लिए। तो संस्कृत एक गद्यांश दिया जाएगा, 2 गद्यांश रहेंगे। किसी एक गद्यांश के आपको क्या करना है, संदर्भ लिखने हैं, यानी उसके चैप्टर का नाम लिखना है, और ये बताना है, और आपको ये बताना है कि संस्कृत खंड से लिया गया है। इसके लिए आपको 7 नंबर मिल रहे हैं दोस्तों, इसे छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो आप नीचे अगर देखेंगे, पूरी कहानी को अच्छे से अगर पढ़ लेंगे, 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं कि वही से हमेशा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक हमारे पास संस्कृत का गद्यांश दिया है, और इस गद्यांश का हमें क्या करना है, संदर्भ लिखना है, इस चैप्टर का नाम लिखना है, बताना है कि ये संस्कृत खंड काव्य से लिया गया है, तो हो गया संदर्भ। उसके बाद से इस जो भी लिखा गया है उन सभी का हिंदी में अनुवाद करना है। संस्कृत में लिखा गया है, हिंदी में अनुवाद करना है। अथवा करके भी देगा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक और गद्यांश दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं। उसके बाद ख नंबर में है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी आपके एक संस्कृत पद्यांश से भी प्रश्न 7 नंबर के आएगा, एक गद्यांश से और एक पद्यांश से आपको करना होगा। ठीक है, लेकिन रहेंगे 2-2 प्रश्न, दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ख वाले की, तो इसमें 2 श्लोक दिया गया है। दोनों श्लोक बहुत आसान है इसमें, ठीक ना। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी 2 श्लोक देखने को मिलेंगे। किसी एक श्लोक का संदर्भ लिखना है कि किस चैप्टर से लिए गए हैं, और उनका हिंदी में अनुवाद कर देना है। ठीक है, आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9 नंबर क्वेश्चन में आपका आएगा कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी इन सभी में से अगर कोई भी एक आपको पता है कि इस मुहावरा का ये अर्थ होता है और मैं इसका वाक्य प्रयोग भी कर सकता हूं, तो उसका आपको वाक्य प्रयोग और उसका अर्थ लिख देना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो 2 नंबर को छोड़ना नहीं है, आसान चीज है। इसको आप कोई ना कोई 4 दिया जाएगा, कोई ना कोई एक तो पता ही होगा आपको। ठीक है, और नहीं पता तो आप लोग अपने क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सा याद भी कर लीजिए, 2-4 पढ़ भी लीजिए, ताकि आपको जो है याद हो जाए। अभी समय है आपके पास। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा जाएगा अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन में आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा। अपठित गद्यांश का मतलब समझते हैं, जिसे आपने अपनी कहानियों में, अपने किताबों में, अपने गद्यांश में नहीं पढ़ा है, वैसा एक गद्यांश दे दिया जाएगा, और उस पर आधारित आपके 3 प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, और 3 प्रश्न जो होंगे ना, ये 5 नंबर के होंगे। नीचे के 2 प्रश्न 2-2 नंबर के, और ऊपर का 1 प्रश्न 1 नंबर का होगा। ठीक है, नंबरिंग समझ लिए। और 3 प्रश्नों के उत्तर आपको इसी अपठित खंड काव्य से, यानी इसी अपठित गद्यांश से ढूंढ करके देना होगा। ठीक है,
अगर आपको नहीं आता है तो अथवा करके भी एक गद्यांश दिया रहेगा जो अपठित होगा, तो 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से किसी एक के 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 11 नंबर प्रश्न की तरफ चले आते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। तो यहाँ पे जो भी शब्द युग्म है जैसे कि अभिराम अभिराम, तो इसमें आपको सही अर्थ जो होगा उसको आपको चयन करके लिखना होगा, इसके लिए 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद दूसरा है भवन और भुवन। भवन मतलब होता है घर और भुवन मतलब क्या होता है, ये चीज समझ करके आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक जो सही है उसको आपको वहां पे लिखना होगा, इसमें टिक लगाने वाला नहीं है, ये आपको लिखना होगा। ख नंबर क्वेश्चन है हमारे पास इसी में कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, मतलब कि पर्यायवाची लिखिए। ठीक है, आप चाहे वायु का लिख सकते हैं, मित्र का लिख सकते हैं, राजा का या फिर लक्ष्य का, किसी एक का ही लिखना है, पूरे का नहीं लिखना। 4 दिया गया है, किसी एक का तो आपको याद ही होगा, 2 नंबर का यहां से बनेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ग नंबर में। तो निम्नलिखित गद्यांशों यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो इनमें से एक शब्द का चयन करके लिखना है। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, तो किसी एक का ही बताना है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो घ नंबर में प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। यानी ये 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से किसी 2 वाक्य को आपको क्या करना है, सही सही बना देना है। वाक्य सही सही हो जाना चाहिए। ठीक है, वाक्य कैसा होना चाहिए, सही सही। तो यहाँ से 2 नंबर आपके मिल जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जाएगा, तो 12 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिए, और मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा भी दिया इस चैप्टर को। ठीक है, इस चीज को, इस टॉपिक को। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा करुण रस, शांत रस, अस्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। यानी कि आपको रस से प्रश्न पूछा जाएगा, रस छंद अलंकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो रस में क्या पूछा जाएगा, करुण या शांत रस। ठीक है, तो यहाँ से 2 नंबर मिलेंगे। और 2-3 रस अगर आप याद कर लेते हैं, करुण रस, शांत रस, वीर रस, श्रृंगार रस, 2-3 रस अगर आप याद कर लेते हैं तो अच्छे से आप लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि 2 रस का नाम देगा, किसी एक का ही आपको लिखना होगा, उसका स्थायी भाव लिखना है और उसका उदाहरण लिखना होगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न में यानी ख नंबर प्रश्न में आएगा, उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। तो उपमा और रूपक अलंकार आपको लिखना होगा, इसका लक्षण और इसका उदाहरण बताना होगा। और जरूरी नहीं है कि उपमा और रूपक ही आएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार भी आ सकता है। ठीक है, और यमक अलंकार भी आ सकता है। तो 3-4 अलंकार आप लोग जरूर तैयार कर लेंगे, यहाँ से भी आपके 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करें तो ग नंबर में है, चौपाई अथवा दोहा छंद की का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। ठीक है, दोहा अथवा चौपाई छंद का, तो आप सभी को याद रखना है, दोहा, सोठा, चौपाई, 3 जो छंद होते हैं इनको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर कोई ना कोई आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे आपको। फिर 13 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा, उत्तर मध्य रेलवे में महाप्रबंधक को एक पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक के अभद्र व्यवहार की शिकायत की गई हो। ठीक है, 250 शब्दों में ये होना चाहिए और इसके लिए 6 नंबर आपको दिया जाएगा। यानी कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है महाप्रबंधक को, ठीक ना, और इसके लिए आपको 6 नंबर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ये आपको नहीं आता है तो आप एक पत्र भी लिख सकते हैं। पत्र आपके पिता के लिए हो सकता है, आपके मित्र के लिए हो सकता है, या फिर आपकी माता के लिए हो सकता है। अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक, या तो आप एप्लीकेशन लिखिए या फिर पत्र लिखिए, इसके लिए 6 नंबर मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, फिर 13 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं। तो 13 नंबर जो होगा हमारे पेपर का अंतिम प्रश्न होगा। 13 नंबर प्रश्न है हमारे पास निबंध से संबंधित। ठीक है, एक बात में बोलूं तो निबंध आपको लिखना होगा, और निबंध बहुत तरीके से लिखना होगा, एक रोचक निबंध लिखना होगा। और रोचक निबंध कैसे लिखते हैं, इन सारी चीजों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं आप एक एक करके देख लीजिएगा उसे। ठीक है, अब देखिए निबंध में आपको यहाँ पे 5 निबंध दिए जाएंगे। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होगा अपनी भाषा शैली में। आप उसमें क्या इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्या उसके बारे में जानकारी रखते हैं, वही आपको बताना है। पहला निबंध है हमारे पास आतंकवाद की समस्या, कारण और निवारण। अगर आप ये 5 निबंध को अच्छे से याद कर लेते हैं तो ये 5 में से कोई ना कोई एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो इन 5 निबंध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दूसरा है प्रजातंत्र में विपक्ष की भूमिका। तीसरा है देश में बेरोजगारी की समस्या। चौथा है साहित्यिक समाज का पथ प्रदर्शक। और 5वां है पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। इन 5 निबंध को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये टोटल 9 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, 9 नंबर का आपका निबंध पूछा जाएगा। होप करता हूं दोस्तों आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी। हिंदी का पेपर कैसा आने वाला है ये बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, यही आपका पैटर्न रहने वाला है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं, थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं। गद्यांश हो सकता है कि उस चैप्टर का ना दे करके किसी और चैप्टर का दे दे, लेकिन रहेगा वही। ठीक ना, गद्यांश ही रहेगा। होप करता हूं और उतने ही नंबर का रहेगा। होप करता हूं ये सारी बातें अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे हमारी सपोर्ट हो सके। और एक बात और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हर चैप्टर का आपको इसी तरीके से बता दे कि किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न रहने वाला है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि नेक्स्ट में किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर के आऊं और आपको बता दूं कि किस पैटर्न पे आपका 2026 का एग्जाम होगा। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।